हेलो बच्चों, तो आज हम लेके आए हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 8 और आज का हमारा टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर हम बात करें विद्युत फ्लक्स की, तो विद्युत फ्लक्स पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम एरिया वेक्टर के बारे में जान लेते हैं, क्षेत्रफल के बारे में जान लेते हैं। अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, एरिया की, तो आज हमें पता चलेगा कि ये जो क्षेत्रफल है, एरिया है, ये एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये जो एरिया है, एक क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। क्षेत्रफल के पास दिशा और परिमाण दोनों ही होता है। आइए समझते हैं इसको। मान लिया हमने यहाँ पे एक प्लेन लिया एक्स वाई जेड, इसको हमने बोल दिया एक्स वाई और जेड, और यहाँ पे हम एक वर्ग ले लिए, इसको हमने बोल दिया ए बी सी और डी, और वर्ग का सभी साइड हम ए ले लिए, ए। तो अगर किसी 10th क्लास के बच्चे से पूछा जाए कि बच्चों बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो 10th क्लास का बच्चा आएगा, बोलेगा सर इसका क्षेत्रफल होगा ए स्क्वायर, ए का वर्ग, है ना। और अगर यही बात किसी 12th के बच्चे से पूछा जाए तो 12th का बच्चा कहेगा कि सर क्षेत्रफल निकालने के लिए हम दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, क्रॉस गुणनफल लेते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम दो साइड का क्रॉस गुणनफल लेते हैं, ए बी क्रॉस बी सी, ए बी क्रॉस बी सी। ए बी हमारा ए है, बी सी भी ए है, ए बी हमारा ए है, बी सी भी ए है। इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए या क्रॉस गुणनफल के लिए हम साइन थीटा लेते हैं। क्या लेते हैं? साइन थीटा। थीटा का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री। तो यहाँ से क्षेत्रफल निकल के आएगा ए स्क्वायर, ए का वर्ग। ठीक है, साइन थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ से क्षेत्रफल बराबर निकल के आएगा ए स्क्वायर। ठीक है, ये तो परिमाण की बात हो गई। अगर आप इसके दिशा की बात करें तो इसका दिशा किधर होगा? इसका दिशा इस वर्ग के या इस सतह के, जिस सतह का हम क्षेत्रफल निकालेंगे उस सतह के लंबवत होगा। उस सतह के लंबवत या तो बाहर की तरफ होगा या फिर अंदर की तरफ जाता हुआ होगा। तो इसका जो दिशा होगा वो जेड की तरफ होगा, या जेड की तरफ बाहर आता हुआ होगा, या जेड की तरफ अंदर जाता हुआ होगा। तो इसको लिखेंगे के कैफ। अगर बाहर की तरफ आता हुआ होगा तो इसको लिखेंगे के कैफ। और अगर अंदर की तरफ, जेड की दिशा में अंदर की तरफ जाता हुआ होगा तो इसको लिखेंगे माइनस के कैफ। एक चीज़ और बच्चों, एक्स को हम लिखते हैं आई कैफ, वाई को हम लिखते हैं जे कैफ, जेड को हम लिखते हैं के कैफ। तो इसकी जो दिशा होगी वो जेड की तरफ या तो बाहर की तरफ निकलेगा या जेड की तरफ अंदर की तरफ जाएगा। क्लियर है? आइए एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इस बार हम एक आयत ले लेते हैं ना, एक्स वाई जेड, और इस आयत की लंबाई हम L ले लिए, चौड़ाई B ले लिए। तो बच्चों बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो अगर बात करें क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो कभी बदलेगा नहीं। क्षेत्रफल तो वही होगा जो पहले हुआ करता था, L गुना B।
अब इसके साथ एक और चीज़ आ गया, दिशा आ गया, डायरेक्शन आ गया। तो इसकी दिशा किधर होगी? सतह के, जिस सतह का हम क्षेत्रफल निकालेंगे उस सतह के लंबवत इसकी दिशा होगी। तो सतह के लंबवत या तो ऊपर की तरफ होगी या फिर नीचे की तरफ होगी। ऊपर की तरफ होगा तो प्लस वाई में होगा, नीचे की तरफ होगा तो माइनस वाई में होगा। अगर प्लस वाई में होगा तो इसको लिखेंगे हम क्या, जे कैफ। और अगर माइनस वाई में होगा एल गुना बी, इसको लिखेंगे माइनस जे कैफ, माइनस जे कैफ। क्लियर है? नोट कर ले इसको आप लोग, नोट कर लिए, मिटा दें। आइए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें, है ना। इस बार हम यहाँ पे एक वृत्त ले लेते हैं। एक्स, इस बार इसको वाई बोल देते हैं, इस बार इसको जेड बोल देते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने एक वृत्त लिया, सर्किल लिया। इस सर्किल का रेडियस हम आर ले लिए, सर्किल का रेडियस हम आर ले लिए। तो बच्चों बताओ इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, क्षेत्रफल का सदिश रूप क्या होगा? तो क्षेत्रफल तो सेम होने वाला है, क्षेत्रफल बराबर होगा पाई आर स्क्वायर। सर्किल का, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। और अगर बात करें इसके दिशा की, तो इसका दिशा या तो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा। पहले पिछले वाले क्वेश्चन में ऊपर y था, अब z है, तो इसका दिशा या तो प्लस z की तरफ होगा या फिर नीचे होगा माइनस z की तरफ। अगर प्लस z की तरफ होगा तो इसको लिखेंगे हम k कैफ। और अगर ये या फिर ये पाई आर स्क्वायर माइनस z की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा, तो इसको लिखेंगे माइनस k कैफ। दोनों ही डायरेक्शन, दोनों दिशा हम ले सकते हैं, दोनों सही है। क्लियर है? ठीक है। तो अब तक जो हम लोग बात किए एरिया वेक्टर के बारे में, है ना, क्षेत्रफल के सदिश रूप के बारे में, सदिश रूप के बारे में, तो ये सिर्फ और सिर्फ 2D डायमेंशन के लिए बात की है। 2D सरफेस या 2D सतह की बात की है। 2D सतह को फिजिक्स की दुनिया में बोलते हैं खुली सतह, खुला सतह, सतह, ओपन सरफेस, ओपन सरफेस। ठीक है। और इसकी दिशा, दोनों ही दिशा इसकी सही है। इसमें खुली सरफेस के लिए दोनों दिशा सही है। दोनों दिशा मतलब या तो सरफेस से बाहर की तरफ या फिर सरफेस के अंदर की तरफ। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं त्रिविमीय आकृति के तरफ, 3D सतह की तरफ। अब हम लोग पढ़ेंगे 3D सतह, 3D सरफेस, 3D सरफेस। 3D सतह को, 3D सरफेस को फिजिक्स में बोलते हैं क्लोज्ड सरफेस या बंद सतह, बंद सतह, क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस, जो चारों तरफ से बंद हो। मान लो हम यहाँ पे एक घन लिए, हमने यहाँ पे एक घन लिया है ना, एक घन बना लिए हम। अच्छा, इसकी सभी साइड, सभी भुजा, इसका हम ए ले लिए, ठीक है। तो घन में कितना फेस होता है बच्चों, कितनी सतह होती है? 6 होता है। एक क्यूब में, एक घन में कितना सतह होता है? 6 सतह होता है, 6 फेस होता है उसका।
ठीक है, इसको बाद मान लो हम इसको बोल दिया फेस 1, इसको बोल दिए फेस 2 सतह 2, इसको बोल दिए सतह 3 फेस 3, इसको बोल दिया फेस 4, आगे वाले को फेस 5, पीछे वाले को फेस 6। अगर हम बात करें फर्स्ट सतह की, तो फर्स्ट सतह में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी? तो क्षेत्रफल की दिशा या तो अंदर की तरफ होगी या फिर बाहर की तरफ होगी। क्षेत्रफल की दिशा या तो अंदर की तरफ होगी या फिर बाहर की तरफ होगी, लेकिन वो सिर्फ 2D सरफेस के लिए था, 2D सतह के लिए था। 3D सतह के लिए जो दिशा होगी वो सिर्फ और सिर्फ बाहर की तरफ होगी। बाहर की तरफ सिर्फ दिशा लेना अलाउ है 2D सरफेस के लिए अंदर बाहर दोनों अलाउड था। 3D सरफेस के लिए सिर्फ और सिर्फ बाहर की तरफ एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ले सकते हैं, क्षेत्रफल की दिशा ले सकते हैं। अगर हम बात करें सतह 2 की, इस सतह की बात करें तो इस सतह की दिशा बाहर की तरफ होगी। अगर इस सतह की बात करें, इसके एरिया वेक्टर की दिशा, क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी, बाहर की तरफ होगी। इसमें अंदर की तरफ अलाउड नहीं है। अगर इस सतह की बात करें, चौथे सतह की बात करें तो इसमें भी बाहर की तरफ होगी। अगर ये 2D आकृति रहता, आयत रहता, या फिर कोई वृत्त रहता, या फिर कोई वर्ग रहता, तो उसकी दिशा अंदर बाहर दोनों तरफ होती। लेकिन ये त्रिविमीय आकृति है, क्लोज्ड सरफेस है, 3D आकृति है, तो इसकी दिशा सिर्फ बाहर की तरफ अलाउ है। लिख लो इसको, 3D सतह के लिए एरिया वेक्टर या फिर क्षेत्रफल की दिशा, क्षेत्रफल की दिशा केवल बाहर की ओर मान्य है। 3D आकृति के लिए, 3D सतह के लिए क्षेत्रफल की दिशा सिर्फ बाहर की तरफ अलाउ है, अंदर की तरफ नहीं ले सकते हैं, जबकि 2D में ले सकते हैं। ठीक है, नोट कर लें इसको, छाप लिए, मिटा दें। ठीक, चलिए अब आते हैं हम लोग अपने खूबसूरत से टॉपिक विद्युत फ्लक्स पे। विद्युत फ्लक्स पे तो इसका डिफिनेशन लिख लीजिए आप लोग पहले। किसी सतह के क्षेत्रफल से, किसी सतह के क्षेत्रफल से, किसी सतह के क्षेत्रफल से विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली किसी सतह के क्षेत्रफल से विद्युत क्षेत्र में से गुजरने वाली कुल बल रेखा की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। किसी सतह से विद्युत क्षेत्र में अभिलंब गुजरने वाली बल रेखा की कुल संख्या को, किसी सतह से विद्युत क्षेत्र में अभिलंब गुजरने वाली, विद्युत क्षेत्र में अभिलंब
गुजरने वाली कुल बल रेखा की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। आइए समझते हैं, किसी सतह से कितना बल रेखा पास कर रहा है उसी को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने एक सतह लिया है ना, ठीक, और इस सतह से कोई बल रेखा पास कर रही है इसे, ऐसे। अब इस सतह से कितनी बल रेखाएं पास कर रही है तो इस सतह से 2 बल रेखाएं पास कर रही है, सतह के अंदर से 2 बल रेखाएं पास कर रही है, तो विद्युत फ्लक्स जो होगा वो 2 हो जाएगा। जितना ज़्यादा बल रेखा सतह के अंदर से पास करेगा, सतह के लंबवत पास करेगा, उतना ही ज़्यादा विद्युत फ्लक्स भी होगा, उतना ही विद्युत फ्लक्स भी होगा। मान लीजिए यहाँ पर हम एक बना दिए, एक सतह और बना दिया हमने, है ना, ठीक। इस बार हम क्या करते हैं कि ये जो बल रेखा है इसको पास पास कर देते हैं। जब बल रेखा पास पास हो जाएगी तो क्या होगा, ज़्यादा बल रेखा इससे पास करेगी, ज़्यादा बल रेखा इससे पास करने लगेगी। तो ज़्यादा बल रेखा इससे पास करने लगेगी। तो इस बार कितनी बल रेखाएं सतह से पास कर रही है बच्चों, तो इस बार 1 2 3 4 5 बल रेखाएं पास कर रही है। तो विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो विद्युत फ्लक्स 5 हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि जब विद्युत बल रेखा की सघनता ज़्यादा होती है, जब विद्युत बल रेखा की सघनता ज़्यादा होती है तो विद्युत फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा बल रेखा की सघनता होगी उतना ही ज़्यादा विद्युत फ्लक्स भी होगा, उतना ही ज़्यादा विद्युत फ्लक्स भी होगा। तो हमने देखा कि ये जो विद्युत फ्लक्स है, ये जो विद्युत फ्लक्स है ये विद्युत बल रेखा पे निर्भर करता है। जितना ज़्यादा बल रेखाएं पास करेगी उतना ही ज़्यादा फ्लक्स होगा, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स जो है वो विद्युत फ्लक्स जो है वो बल रेखा के समानुपाती होता है। विद्युत फ्लक्स विद्युत बल रेखा के समानुपाती होता है। जितना बल रेखा बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा फ्लक्स होगा, जितना बल रेखा कम करते जाएंगे फ्लक्स का वैल्यू भी कम होता जाएगा। अच्छा, अगर हम एरिया बढ़ा दें तो क्षेत्रफल बढ़ा दें, तो आइए क्षेत्रफल भी बढ़ा देते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलो क्षेत्रफल भी अगर हम बढ़ा दिए तो क्या हुआ, तो जब क्षेत्रफल बढ़ा दिए तो इसके अंदर कितना बल रेखा आ गया, 1 2 3 4 5 6। तो क्षेत्रफल बढ़ाए हम तो बल रेखा फिर बढ़ गया, क्षेत्रफल बढ़ाए तो फ्लक्स फिर बल रेखा ज़्यादा पास करने लगा, और ज़्यादा बल रेखा पास करेगा तो ज़्यादा फ्लक्स बनेगा। क्षेत्रफल जूँ ही बढ़ा तो बल रेखा ज़्यादा पास करने लगा। जितना ज़्यादा बल रेखा पास करेगा किसी सरफेस के अभिलंब, किसी सतह के अभिलंब, उतना ही ज़्यादा विद्युत फ्लक्स होगा। क्लियर है, उतना ही ज़्यादा विद्युत फ्लक्स होगा। ठीक है, फ्लक्स कितना निकल के आ रहा है, 6। तो हमने क्या देखा कि अगर एरिया को बढ़ा दिया जाए तो फ्लक्स भी बढ़ जाता है। तो ये विद्युत फ्लक्स जो है वो क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है और बल रेखा पर भी निर्भर करता है। तो हमने देखा कि ये जो फ्लक्स है वो बल रेखा के विद्युत बल रेखा के समानुपाती है। जितना ज़्यादा बल रेखा बढ़ाएंगे या जितना ज़्यादा कम करेंगे उसी हिसाब से फ्लक्स भी बढ़ेगा घटेगा। और अगर एरिया को भी बढ़ा देंगे तो एरिया भी बढ़ जाएगा, अगर एरिया को बढ़ा देंगे, क्षेत्रफल को बढ़ा देंगे तो फ्लक्स भी बढ़ जाएगा, क्योंकि बल रेखा ज़्यादा पास करेगा। तो हमने देखा कि ये जो फ्लक्स है ये एरिया के क्षेत्रफल के भी समानुपाती होता है, ये एरिया और क्षेत्रफल के भी समानुपाती होता है।
तो हमने लिखा फ्लक्स जो होता है वो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, मतलब फ्लक्स बराबर होता है ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। अब ये आया कहाँ से सर, आइए इसको भी देखते हैं, इसको पहले नोट कर लें आप लोग। नोट कर लिए, मिटा दें। अच्छा, ये जो फ्लक्स है, फ्लक्स बराबर होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसी को हम लोग लिखते हैं ई ए कॉस थीटा। तो ये आया कहाँ से, आइए इसको भी समझते हैं। मान लीजिए हम यहाँ से फिर एक सरफेस लिए, एक सतह लिए। अच्छा, हमने यहाँ पे एक सतह बनाया। और इस सतह का एरिया वेक्टर इस सतह के लंबवत है, ऐसे है ना। सतह का क्षेत्रफल जो है वो सतह के लंबवत है, क्षेत्रफल की दिशा सतह के लंबवत है, ऐसे। ठीक, इस बार क्या होगा कि ये जो विद्युत क्षेत्र है वो सतह के लंबवत न गुजर के ये किसी थीटा डिग्री से का कोण बनाता है, ये किसी थीटा डिग्री के कोण से गुजरता है, एरिया वेक्टर से थीटा डिग्री के कोण पर गुजरता है। अच्छा, तो इस बार फ्लक्स क्या होगा, तो इस बार फ्लक्स बराबर क्या होगा, इस बार इस विद्युत क्षेत्र का, इस बल रेखा का दो कंपोनेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट होगा। एक थीटा वाले साइड का कंपोनेंट होगा ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा, और जिधर थीटा नहीं है उधर का कंपोनेंट होगा ई साइन थीटा, ई साइन थीटा। बल रेखा का दो कंपोनेंट होगा, एक होगा ई कॉस थीटा, एक होगा ई साइन थीटा। ठीक है। अच्छा बच्चों, ये बताओ ये जो फ्लक्स होगा किसकी वजह से होगा, ई कॉस थीटा की वजह से या फिर ई साइन थीटा की वजह से? फ्लक्स जो बनेगा वो ई कॉस थीटा की वजह से बनेगा या फिर ई साइन थीटा की वजह से बनेगा? तो फ्लक्स बनेगा ई कॉस थीटा की वजह से। तो फ्लक्स बराबर होगा ई, एरिया वेक्टर यहाँ है ए कॉस थीटा। ये हमारा विद्युत फ्लक्स का फार्मूला हुआ। अच्छा, एक सवाल ये भी उठ रहा होगा बच्चों के जहन में कि हम ई कॉस थीटा ही क्यों लें, ई साइन थीटा क्यों नहीं लें? इसलिए कि ई कॉस थीटा जो है वो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में है, दिशा में है। जो दिशा क्षेत्रफल का है वही दिशा ई कॉस थीटा का है, इसलिए फ्लक्स बराबर होगा ई ए कॉस थीटा, न कि साइन थीटा। ठीक, तो फ्लक्स बराबर होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। कॉस थीटा की जगह पे हम डॉट गुणनफल का यूज करते हैं, डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए हमने एक सर्किल ले लिया, एक वृत्त ले लिया हमने ऐसे, और इस वृत्त की त्रिज्या हम आर ले लिए। मान लो इस सर्किल से, इस वृत्त से इसका एरिया वेक्टर ऐसे, ठीक है, इसके लंबवत है। ठीक, अब इस बार कोई बल रेखा इस एरिया वेक्टर से फिर से किसी थीटा कोण पे गुजर रहा है, एरिया वेक्टर से किसी थीटा कोण से गुजर रहा है। तो इस बार फिर क्या होगा बताओ, फ्लक्स बराबर क्या होगा? ई का दो कंपोनेंट होगा, एक होगा ई साइन थीटा, एक होगा ई कॉस थीटा। तो फ्लक्स बराबर होगा ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। आइए इसी पे क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक सर्किल लिया, एक वृत्त लिया, और एक सर्किल लिया, एक वृत्त लिया,
और इसका जो है इसका रेडियस हमने r ले लिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो बल रेखा है वो रेडियस से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ये जो बल रेखा है रेडियस से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो अब बच्चों बताओ फ्लक्स बराबर क्या होगा? फ्लक्स बराबर क्या होगा? बच्चा कहेगा सर ई हो ए कॉस 30 डिग्री बराबर होगा ई, सर्किल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? मैं चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि ये जो थीटा होगा वो एरिया वेक्टर और बल रेखा के बीच का कोण होगा। ये वाला कोण होगा, देखो ना, ये वाला कोण है ना, बल रेखा और क्षेत्रफल के बीच का कोण है, बल रेखा और एरिया वेक्टर के बीच का कोण है, बल रेखा और एरिया वेक्टर के बीच का कोण है। तो ये कितना होगा बच्चों? 60 डिग्री हो जाएगा। तो फ्लक्स बराबर होगा ई ए कॉस 60 डिग्री, ठीक। तो बराबर ई ए का वैल्यू क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बराबर इंटू कॉस 60 बराबर कितना होता है? 1/2। तो फ्लक्स बराबर हो जाएगा ई पाई आर स्क्वायर बाय 2। ये सही होगा। क्लियर है? नोट कर लें इसको। छाप लिए, नोट कर लिए। अच्छा, ये चीज भी लिख लो बच्चों, ये जो थीटा होता है ये एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत बल रेखा के बीच का कोण होता है, बीच का कोण होता है। नोट कर ले इसको। छाप लिए, मिटा दें। फ्लक्स का एक और फॉर्मूला होता है बच्चों, फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो इसको भी अभी हम लोग जानेंगे। पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसके प्रूफ पे चलेंगे हम लोग, ठीक है। एक चीज और लिख लें, फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। इसका SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। मिटा दें। यहाँ पे हमने बना लिया एक, फिर से एक घन बना लिए हम।
इस घन का ये मान लिए पहला साइड है, साइड ए, इसको बोल दिए साइड 2, साइड 3, साइड 4, सामने वाले को साइड 5, पीछे वाले को साइड 6। ठीक, और विद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है एक्स डायरेक्शन में, प्लस एक्स डायरेक्शन में, बल रेखा है प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। इसको हमने बोल दिया ई नॉट आई कैफ। आई कैफ से घबराओ नहीं बच्चों, आई कैफ का मतलब एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रत्येक सतह का फ्लक्स ज्ञात करें। प्रत्येक सतह का फ्लक्स ज्ञात करें। पहली सतह का, दूसरी सतह का, तीसरी सतह का, चौथी सतह का, मतलब फ्लक्स 1, फ्लक्स 2, तीसरी सतह का फ्लक्स, चौथे सतह का फ्लक्स, पांचवें सतह का फ्लक्स और छठे सतह का फ्लक्स निकालना है। और पूरे क्यूब का, है ना, या पूरे घन का भी, पूरे घन का सतह भी ज्ञात करें। तो अगर हम बात करें फर्स्ट सतह की, तो फर्स्ट सतह की वजह से, फर्स्ट सतह की, पहली सतह की वजह से, पहली सतह की वजह से एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा ऐसे, और विद्युत क्षेत्र का दिशा ये है, एरिया वेक्टर की दिशा ये है। तो इसका पहला अगर हम निकालें सतह फ्लक्स 1, पहले सतह के द्वारा फ्लक्स बनेगा ई ए कॉस थीटा, ई का वैल्यू बताओ बच्चों, ई नॉट, इसको हमने बोल दिया साइड ए, इसकी सभी साइड, घन की सभी साइड समान होती है, तो इसको हमने बोल दिया ए। तो इस सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, ए स्क्वायर। प्रत्येक सतह का निकाल रहे हैं ना, तो एक सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, ए स्क्वायर। ठीक, उसके बाद कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर, विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन इधर, तो थीटा होगा 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद ई नॉट ए स्क्वायर, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, तो होगा ई नॉट ए स्क्वायर। ठीक, दूसरी सतह के द्वारा फ्लक्स होगा, दूसरी सतह के द्वारा फ्लक्स क्या होगा बताओ। इस सतह की बात करें तो इसके द्वारा फ्लक्स क्या होगा, इसके वजह से एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा, और विद्युत बल रेखा की दिशा इधर है, ये एरिया वेक्टर की दिशा है, ये विद्युत बल रेखा की दिशा है। तो क्या होगा, ई ए कॉस 90 डिग्री, ई ए कॉस 90 डिग्री, 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 0, और 0 को ई ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0। ठीक, फेज, थर्ड फेज के द्वारा विद्युत फ्लक्स होगा, इसके वजह से अगर बात करें तो एरिया वेक्टर की दिशा इधर, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर, बल रेखा की दिशा, तो कोण बना 90 डिग्री, ई ए कॉस 90 डिग्री। तो इसका भी फ्लक्स 0 हो जाएगा। ठीक है, चौथे सतह के द्वारा फ्लक्स क्या होगा, चौथे सतह के द्वारा फ्लक्स होगा ई ए कॉस, ये हमारा चौथा सतह है, इसके द्वारा फ्लक्स क्या होगा, एरिया वेक्टर का दिशा ये है, विद्युत बल की दिशा भी यही है, सेम दिशा है, तो एंगल बन रहा है 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू बच्चों, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो ई का वैल्यू क्या है, ई नॉट ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम बात करें पांचवी सतह की,
तो पांचवें सतह का क्या होगा, पांचवी सतह की वजह से फ्लक्स क्या होगा, बाहर वाली सतह की वजह से, बाहर वाली सतह की वजह से फ्लक्स एरिया वेक्टर का दिशा ये होगा, एरिया वेक्टर का दिशा इधर होगा, विद्युत बल रेखा की दिशा इधर है, एंगल बना 90 डिग्री, तो फ्लक्स होगा 0। अच्छा, छठे फेज की वजह से क्या होगा, छठे फेज की वजह से फ्लक्स क्या होगा, छठे फेज की वजह से, छठे फेज की वजह से एरिया वेक्टर होगा इधर, विद्युत बल रेखा होगा इधर, वेक्टर एरिया वेक्टर की दिशा इधर, बल रेखा का दिशा इधर, एंगल बना 90 डिग्री, 5 6 बराबर भी 0 होगा। और टोटल फ्लक्स की बात करें, कुल फ्लक्स की बात करें, तो टोटल फ्लक्स बराबर क्या होगा, सभी फ्लक्स को आपस में जोड़ दो तो टोटल फ्लक्स निकल जाएगा। टोटल फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स पहले के द्वारा बना हुआ फ्लक्स, फ्लक्स दूसरे के कारण फ्लक्स, तीसरा फ्लक्स, चौथा फ्लक्स, पांचवा प्लस फ्लक्स, छठा। पहले फेज की पहली सतह के द्वारा फ्लक्स, दूसरी सतह के द्वारा फ्लक्स, तीसरी सतह के द्वारा फ्लक्स, चौथी सतह के द्वारा फ्लक्स, पांचवी सतह के द्वारा और छठी सतह के द्वारा फ्लक्स, सभी को आपस में जोड़ देंगे तो कुल फ्लक्स निकल के आ जाएगा। दूसरी सतह के द्वारा फ्लक्स है 0, ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तीसरे के द्वारा भी है 0, ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। पाँचवें के वजह से भी 0 है, छठे की वजह से भी फ्लक्स 0 है। सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स 1 के वजह से, सतह 1 की वजह से फ्लक्स है माइनस, माइनस मत भूलना बच्चों, माइनस E0a² प्लस सतह 4 की वजह से फ्लक्स है E0a²। तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा 0। टोटल फ्लक्स कितना होगा, 0। टोटल फ्लक्स 0 हो जाएगा। चलिए नोट कर लें उसको, उसके बाद इस फॉर्मूला के डेरिवेशन पे चलेंगे हम लोग। छाप लिए बच्चों, मिटा दें। देखो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, विद्युत क्षेत्र इधर होगा, दोनों के बीच का एंगल बना, कोण बना 180 डिग्री, 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है, तो फ्लक्स आया -E0a²। ठीक है, इसकी वजह से एरिया वेक्टर का दिशा इधर होगा, विद्युत क्षेत्र का दिशा इधर होगा, एंगल बना, कोण बना 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0। इसकी वजह से फ्लक्स बना, एरिया वेक्टर का दिशा इधर और बल रेखा का दिशा इधर, कोण 90 डिग्री बना, तो फ्लक्स हुआ 0। इसकी वजह से एरिया वेक्टर भी इधर, बल रेखा का दिशा भी इधर, तो एंगल बना 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो फ्लक्स हुआ E0a²। ठीक है, इसके वजह से बाहर वाले फेस की वजह से एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दिशा इधर है ना, बल रेखा की दिशा इधर, एंगल बना 90 डिग्री, तो फ्लक्स हुआ 0, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0, तो इसलिए डायरेक्ट 0 लिख दिए। 6 की वजह से एरिया वेक्टर का दिशा इधर, 6 की वजह से एरिया वेक्टर का दिशा, क्षेत्रफल की दिशा इधर, बल रेखा की दिशा इधर, कोण बना 90 डिग्री, तो फिर ये हुआ 0। टोटल आपको आपस में जोड़ दिए तो प्लस माइनस करके दोनों कट गया, तो नेट फ्लक्स, टोटल फ्लक्स जो आया वो 0 आ गया। ठीक है, मिटा दें। आइए, मान लो हमने यहाँ पे एक गोला लिया है ना, और इस गोला के सेंटर पे एक चार्ज है +Q चार्ज, और इस सेंटर से इसका रेडियस हमने r मान लिया, त्रिज्या हमने r ले लिया, तो इस पर कितना फ्लक्स होगा ये निकालना है हमको। तो फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या किए, घन वाले केस में क्या किए, सभी फेस का अलग अलग फ्लक्स निकाल लिए, उसको आपस में जोड़ दिए, टोटल फ्लक्स निकल के आ गया। इसमें भी क्या करेंगे, इस गोला को, इस स्फीयर को, गोला को छोटे छोटे क्षेत्रफल में काट लेंगे और सभी का अलग अलग फ्लक्स निकाल लेंगे और सभी के फ्लक्स को एक साथ जोड़ देंगे, तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा।
कुल फ्लक्स निकल के आ जाएगा। ये क्या है, हमारा गोला है, गोला, स्फीयर, स्फीयर है ये 3D आकृति, जो कि 3D सतह है, सतह, ठीक है। तो बच्चों ये बताओ, यहाँ पे अगर हम एक छोटा सा क्षेत्रफल काट लें, छोटा सा क्षेत्रफल काट लें, तो इस छोटे से क्षेत्रफल का एरिया क्या हो जाएगा बताओ? छोटे से क्षेत्रफल का एरिया होगा छोटा सा एरिया DA। छोटे से क्षेत्रफल का तो छोटा ही सा एरिया होगा ना, DA। तो इसको हमने बोल दिया DA। बड़ा सा क्षेत्रफल था तो उसको हम A लिखते थे, छोटा सा क्षेत्रफल है तो उसको DA लिख दिए, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा बच्चों ये बताओ, प्लस चार्ज की वजह से, प्लस आवेश की वजह से, धनात्मक आवेश की वजह से बल रेखा जो होगा, इस r दूरी पे जो बल रेखा होगा वो चार्ज से अवे होगा, चार्ज से बाहर की तरफ बनेगा। अरे भाई, धनात्मक आवेश की वजह से बल रेखा बनता है बाहर की तरफ, ऋणात्मक आवेश से की वजह से बल रेखा बनता है ऋणात्मक आवेश की तरफ, अंदर की तरफ। तो ये जो बल रेखा होगा, ये बल रेखा भी बाहर की तरफ बनेगा, इसी डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। बल रेखा भी उसी डायरेक्शन में बनेगा। तो हमने बोल दिया छोटे से, एकदम छोटे से एरिया के लिए छोटा सा फ्लक्स d फाई, छोटे से एरिया के लिए छोटा सा फ्लक्स निकाल लिए हम E डॉट DA, और इसी को हम लोग बोलते हैं EDA cos थीटा भी लिखते हैं इसी को, तो इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, E डॉट DA, ठीक है। अगर यहाँ पे छोटा सा हम एरिया काट लें, तो यहाँ पे छोटा सा एरिया काट लें तो इस एरिया का दिशा भी बाहर की तरफ होगा, इस क्षेत्रफल का दिशा भी बाहर की तरफ होगा। अगर यहाँ पे हम छोटा सा क्षेत्रफल काट लें तो इसका दिशा भी बाहर की तरफ होगा। 3D आकृति में, 3D सतह में एरिया वेक्टर जो होता है, क्षेत्रफल की जो दिशा होती है वो बाहर की तरफ होती है, तो इसकी दिशा भी हम ले लिए बाहर की तरफ। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फिर बल रेखा किधर होगा? बाहर की तरफ होगा। पॉजिटिव चार्ज की वजह से फिर बल रेखा भी बाहर की तरफ होगा। अगर इसको भी बोल दिया d फाई बराबर E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, ठीक। अगर यहाँ पे काट लिए तो छोटा सा क्षेत्रफल, छोटा सा एरिया, तो इसकी दिशा भी इधर होगी बाहर की तरफ। अब धनात्मक आवेश की वजह से जो बल रेखा होता है वो भी अवे होता है, बाहर की ओर ही होता है, बाहर की तरफ ही होता है। जाओ यार, ये एरिया की दिशा, ये बल रेखा की दिशा, तो इसको भी बोल दिया हमने छोटा सा फ्लक्स छोटे से एरिया के लिए E डॉट DA। इसी तरह हम फिर d फाई निकालते जाएंगे, छोटा सा एरिया काटते जाएंगे, फिर DA आता जाए, E डॉट DA आता जाएगा, उसी तरह फिर आगे आता जाएगा, आगे आता जाएगा। तो सभी फ्लक्स को, सभी छोटे छोटे फ्लक्स को आपस में जोड़ देंगे तो पूरा फ्लक्स, टोटल फ्लक्स निकल के आ जाएगा। तो जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। तो फ्लक्स बराबर होगा E d फाई बराबर होगा EDA। अच्छा, ये जो E है एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट है हर जगह, चारों तरफ तो बल रेखा बाहर की तरफ ही बनेगी ना। धनात्मक आवेश से बल रेखा चारों बगल बाहर की ओर ही बनेगा, बाहर की तरफ बनेगा, तो उसको हम बाहर निकाल लिए, अंदर बच गया DA का इंटीग्रेशन होगा A, तो यहाँ से फ्लक्स निकल के आ जाएगा EA। तो यहाँ से जो फ्लक्स निकल के आया वो आएगा E वेक्टर डॉट A वेक्टर। यही प्रूफ करना था कि इसके द्वारा इसको कैसे लेना है। आ गया? क्लियर है? चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं हम लोग आज के लेक्चर को। एक चीज़ और जान लेते हैं कि
यहीं से हमारा कल जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा वो होगा कल जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा, इसको रहने देते हैं, इसको तो फार्मूला जान गए। तो यहाँ से कितना आया, ई ए निकल के आया, तो वो यहीं से शुरू होने वाला है, गाउस लॉ। तो अच्छा बच्चों ये बताओ, विद्युत बल बराबर हम जानते थे कि बल रेखा का फार्मूला क्या है, हम लोग पढ़े थे। किसी चार्ज से r दूरी पे जो बल रेखा होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर, Q बाय आर स्क्वायर, यही पढ़े थे ना। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दो। तो बल रेखा का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। अच्छा बच्चों ये बताओ, गोला का फॉर्मूला क्या होता है? गोला का स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो फ्लक्स बराबर निकल के आएगा, टोटल फ्लक्स जो आएगा वो आएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स क्या निकल के आया बच्चों? टोटल फ्लक्स क्या निकल के आया? Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q बाय Q इनसाइड, या लिखो टोटल फ्लक्स ही लिख दो। टोटल फ्लक्स कितना निकल के आया? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और इसी को हम लोग बोलते हैं गाउस लॉ, गाउस लॉ, गाउस का नियम, गॉस का नियम। और इसी को कल हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? तो यहीं पे समाप्त करते हैं हम लोग आज के अपने लेक्चर को। कल स्टार्ट करेंगे यहीं से गॉस के नियम से। ठीक है।